गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कल मैंने आपके लिए फर्स्ट पार्ट जो है द मेकिंग द नेशनलिज्म इन यूरोप जो चैप्टर है क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर, उसको मैंने अपलोड किया था। तो कई सारे स्टूडेंट्स ने उसको देखा होगा, समझा होगा, और अगर कहीं किसी प्रकार की अगर त्रुटियां आपको नज़र होगी, मानता हूं कि टेक्निकली मैं थोड़ा सा इसमें कमी हो सकती है, इसके लिए मैं स्वीकार करता हूं। अदरवाइज अगर टीचिंग पार्ट में अगर किसी को किसी प्रकार से अगर दिक्कत हुई होगी तो प्लीज़ कमेंट, तो उसको मैं सुधारने का प्रयास करूंगा। जैसे मैं पहले बोला कि एक फिजिकली जो पढ़ाता हूं और एक जो इस प्लेटफॉर्म में पढ़ाता हूं तो काफ़ी डिफरेंस हो जाती है, क्योंकि टाइमिंग भी देखना पड़ता है कि कहीं 35-40 मिनट से ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो जाए। खैर कोई बात नहीं। तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आगे चलते हैं, और पर डे आपको एक एक पार्ट एक एक टॉपिक का मिलता चलेगा, और 4 दिन में हम लोग फर्स्ट चैप्टर को ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। तो उसी क्रम में हम लोग जो है हम लोग अब आते हैं, देखते हैं द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, जो आपका सेकेंड टॉपिक है आपके बुक में। ठीक है, तो ये हेडिंग क्यों दिया हुआ है, मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। फर्स्ट में आपने देखा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन और उसका नेशन के साथ, नेशनलिज्म के साथ क्या रोल था। तो मैं जैसे पहले बताया था कि फ्रांसी एक ऐसा देश है जो पूरे यूरोप में अपनी गतिविधियों के द्वारा जो है हलचल मचा देता है। उसका इफेक्ट जो है पूरे यूरोप में देखने को मिलता है। तो उसी तरह से जब फ्रांस नेशन बन जाता है तो यूरोप में भी जितनी भी सारे कंट्रियां थी जहां डेस्पोटिज्म, जहां मोनार्की थी, उसको खत्म करने के लिए नेशनलिज्म चलता रहेगा। और उसी नेशनलिज्म के कारण जो है हमारा क्या बनता है, नेशन बनता है। तो अलग अलग नेशन बनता हुआ हम लोग यूरोप में देखेंगे, जो अब तक नहीं है। अगर आप 17th-18th सेंचुरी का अगर वर्ल्ड मैप अगर देखोगे तो वहां पर जो आज के प्रेजेंट कंट्री जो आप देखते हो कि स्विट्जरलैंड है, इटली है, जर्मनी है ना, फ्रांस है, तो ये सब पहले नहीं था कुछ, सब मल्टी डायनेस्टिक एम्परर था वहां पे। ठीक है, तो अब देखें हम टॉपिक पर बात करें, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो आप जैसे फिगर देख रहे होंगे कि मैंने एक फिगर बनाया है, एक यहाँ पर सीन 1 डाला है और दूसरे में सीन 2 डाला है। आप मुझे देख करके ये बताओ, आप फैसला करो कि सीन 1 देखने में अच्छा लग रहा है कि सीन 2 दिख रहा है। अच्छा लगने का मीन्स किसमें आपको क्लैरिटी नजर आ रहा है, देखने में जो है आप देख करके पता कर सकते हो कि इस ग्रुप में क्या है, इस ग्रुप में क्या है, इस ग्रुप में क्या है। लेकिन यहाँ पर खिचड़ी नजर आ रही होगी, ट्रायंगल भी, सर्कल भी, मैंने अलग अलग चीज में बनाया हूँ। इसको सिंपलाइज करने का मेरा मकसद है कि वहां पर डिफरेंट पीपुल हैं। ये जो मैं फिगर बनाया हूँ उसको सिंपलाइज किया हूँ पीपुल के रूप में, जो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं, अलग अलग उनका कल्चर है, ट्रेडिशन है। तो यहाँ पर सिचुएशन है, कंफ्यूजन का जो है सिचुएशन आ जाता है, और कॉन्फ्लिक्ट यानी वहां पर लड़ाई झगड़े के चांसेस होते हैं, क्योंकि सब एक साथ रह रहे हैं। ये अपना धर्म को मानने की बात करेंगे, ये अपने धर्म को मानने करेंगे, ये अपना ट्रेडिशन लागू चालू करना चाहेंगे, ये अपना कल्चर जो है यहाँ पर लागू करना चाहेंगे। मतलब सब एक दूसरे से लड़ने का जो है नौबत आ सकती है। लेकिन इस सीन टून में यहाँ देख रहे हैं कि अलग अलग उनके बाउंड्री के अंदर एक ही टाइप के नजर आ रहे हैं लोग, एक ही टाइप के लोग नजर आ रहे हैं। तो यहाँ सिचुएशन है क्लैरिटी का, जहां पर हम देख सकते हैं कि सब हार्मोनी में रह रहे हैं, सब प्रेम पूर्वक रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको एक में एक स्पेसिफाइड बाउंड्री दे दिया हूं, उसी बाउंड्री के अंदर उन लोग अपनी पहचान बना करके रह रहे हैं। और इसी को तो हम नेशन कह रहे हैं ना, जो अलग बाउंड्री मैंने दे दिया उसी को तो नेशन कर रहे हैं। और इस नेशन के प्रति जो हमारा फीलिंग्स है, जो लोगों के अंदर में जो फीलिंग्स है, उसी को तो हम नेशनलिज्म कर रहे हैं। तो इसी टॉपिक में हम लोग देख रहे हैं कि यूरोप में कैसे नेशनलिज्म बनेगा। बात समझ में आ गई? उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आ गई होगी। तो मैं इतना सिर्फ आपको इस टॉपिक को समझाने के लिए मैं 4 से 5 मिनट समय लिया कि ये आखिर टॉपिक कहना क्या चाह रहा है, इसमें हम लोग सीखने वाले क्या है। तो उम्मीद करता हूं कि इस टॉपिक में आप सीख गए होंगे कि यूरोप में कैसे कैसे नए स्टेट का जो है इमरजेंस होता चलेगा। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हो
कि जैसे आज हम लोग जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड जो देखते हैं वो पहले अलग अलग राज्यों में अलग अलग चीजों में बटे हुए थे, जहां पर अलग अलग रूलर्स राज कर रहे थे। क्लियर? अब हम लोग देखते हैं कि एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं कि कैसे सर हैम्सबर्ग इंपायर जो है, यहाँ पर हम देखते हैं ऑस्ट्रिया हंगरी के ऊपर, जो ऑस्ट्रिया हंगरी जो है बहुत बड़ा यूरोप में एक साम्राज्य होता था। ठीक है, ऑस्ट्रिया हंगरी के ऊपर जो एम्पायर रूल करती थी ऑस्ट्रिया हंगरी के ऊपर, उसका नाम था हैम्सबर्ग इंपायर, और ये मुस्लिम इंपायर था। ठीक है, मुस्लिमों का यहाँ पर साम्राज्य था। तो बताओ, एक मुस्लिम का साम्राज्य था और यूरोपियन कंट्री आज किसको मानते हैं? क्रिश्चियन है मेनली है वहां पे। तो ये क्रिश्चियन क्या मुस्लिम को फेवर करेंगे? मुस्लिम इंपायर को फेवर करेंगे क्या? इनके ट्रेडिशन, इनके लैंग्वेज, इनके जो कल्चर ट्रेडिशन, इसको मानेंगे? नहीं मानेंगे। तो उसके लिए अलग होने के लिए प्रयास करेंगे, लेकिन इतना आसान तो था नहीं। तो आसान कैसे बना? वही जो फीलिंग्स है नेशनलिज्म का, और ये नेशनलिज्म का फीलिंग कहाँ आया? फ्रांस से आया। फ्रांसी जो है इसको प्रेरणा देता है कि जब फ्रांस जो है मोनार्की को खत्म कर सकता है, वहां का शासन को खत्म कर सकता है, तो हम क्यों नहीं करें? और यही जो है फ्रांस का छिट्टा जो है पूरे यूरोप में पड़ता चला जाता है। इसीलिए तो फर्स्ट टॉपिक में हमने बताया था कि फ्रांस में जो हलचल होती है पूरी दुनिया में हलचल होने लगती है। इसीलिए वहां एक मेटरनिक साहब होंगे, ड्यूक मेटरनिक साहब, वो कहते हैं फ्रांस के बारे में कि व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड एंड कब। ठीक, तो वहां पर ये देखेंगे आगे कैसे। तीन मेरा क्वेश्चन है कि यहाँ पर हाउ डिड नेशनलिज्म एंड द आइडिया ऑफ द नेशन स्टेट इमर्ज। ये क्वेश्चन है कि कैसे जो है नेशन स्टेट का जो फीलिंग्स होता है वहां पर निकल करके आता है, उस चीज को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। क्लियर? तो एक एग्जाम्पल आपके हम लेते हैं जर्मनी का, जहां पर जो है जर्मनी स्पीकिंग पीपुल है। यहाँ पर देखिए मैंने ए से बी बनाया हूँ। ठीक है, ए और पॉइंट के बीच में है, और ये जो मैं यहाँ एरो बनाया हूँ, ये यहाँ पर क्या है? बैरियर्स है। क्या पर है? ये बैरियर्स है, रुकावटें हैं। ए से बी में जाने के लिए ये सब रुकावटें हैं, अलग अलग क्षेत्र हैं, मैंने बांटा है। जहाँ पर क्या है? डिफरेंट मेजर्स एंड वेट्स, अलग अलग जो है नापने का और तौलने का जो है यहाँ पर कंडीशन चालू होता है। मान लीजिए ए से मैं चला, अब मुझे बी जाना है, लेकिन ए और बी के जाने के दर में मुझे बहुत सारे हर्डल्स को पार करना है, थोड़ा सा बाधाओं को पार करना है। जो रीजन आता है, ये रीजन जो है, मान लीजिए एग्जाम्पल अगर मैं देता हूँ, झारखंड का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, झारखंड स्टेट का। ये मान लीजिए रांची हमारा जो है जगह है, और ये रांची से हमको हजारीबाग आना है। दोनों के बीच में 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो रांची से हजारीबाग आने में मुझे बहुत सारा जगह देखने को मिलेगा, रामगढ़ मिलेगा और मांझी मिलेगा, है ना, चरही मिलेगा, बहुत सारे जगह मिलता है। तो इन सारी जगहों में मुझे क्रॉस करके तब जाकर के हम हजारीबाग पहुंचेंगे। तो दिक्कत यहाँ पर क्या है? जैसे ही हम एक जगह से दूसरी जगह जब क्रॉस करते हैं तो हमको अलग अलग करेंसी भी देना पड़ता है, अलग अलग टैक्स भी हमको देना पड़ता है, और दूसरी चीज वहां पर जो है वेट्स यानी जो नापने का तरीका है और जो मापने का तरीका है वो भी चेंज हो जा रहा है। तो बताओ कितनी दिक्कत होती होगी लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। अगर लोग चाहते भी होंगे कि दूसरी जगह चले जाए, तो ना चाहते हुए भी वो नहीं जा पाते होंगे, क्योंकि ये सारे उनके समय बाधाएं थी। तो बताओ, तो लोग खुश होंगे? नहीं होंगे। तो चाहेंगे कि भैया मेरा एक नेशन होना चाहिए जहां पर मैं फ्री मूवमेंट कर सकूं, जहां पर मेरा एक ही नेचर ऑफ वेट्स हो, एक ही लॉज हो, एक ही कॉमन लैंग्वेज हो। ऐसे ही लोग करेंगे तो उनके अंदर फीलिंग्स आएंगी, और इसी फीलिंग को तो हम क्या नाम दे रहे हैं? नेशनलिज्म। क्लियर? तो आप देख सकते हो यहाँ पर टू रीच फ्रॉम ए टू बी डिफरेंट 7 बैरियर्स एग्जिस्ट। में एग्जांपल के साथ मैं बता रहा हूँ, ए से बी जाने में कितना उनको बैरियर मिल रहा है? 7 तरह के बैरियर्स मिल रहा है। 7 रीजन। बैरियर का मतलब यहाँ मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि ए रीजन, ठीक है, ये रीजन क्षेत्र उसको गुजरना पड़ेगा, 7 क्षेत्र से गुजरना पड़ेगा। लेकिन दिक्कत क्या है? 7 क्षेत्र में क्या है? डिफरेंट वेट्स एंड मेजर्स है। ठीक है, तो उसी को एग्जामिनेशंस में हम सॉरी जो बुक में आपको दिया हुआ है उसी से हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे। आपके बुक में जो है ए और बी जो है जगह है, एक जर्मनी में हैम्सबर्ग नाम का एक जगह है और न्यूरेमबर्ग जगह है। ए से बी यानी हैम्सबर्ग से न्यूरेमबर्ग जाने के लिए हमको 11 कस्टम बैरियर्स देना पड़ता है। 11 कस्टम बैरियर्स का मतलब है 11 टाइप्स ऑफ टैक्स हमको, मतलब करेंसी टैक्स देना पड़ेगा, या हम कहें तो करेंसी हमको देना पड़ेगा। क्लियर?
तो इस तरह से वहां पर बैरियर है। सपोज कर लीजिए कि ए कोई जगह है रांची और यहाँ पे बी है हजारीबाग। यहाँ से आने के लिए मान लीजिए बीच में रामगढ़ है और एक जो है चरही पड़ता है। तो ये रांची से तुम जो यहाँ पर आओगे रामगढ़ में, तो तुमको जो है मान लीजिए कि यहाँ पर गोल्ड कॉइन्स चलता है, एक करेंसी गोल्ड कॉइन्स की, ठीक है। अब रांची से चरही आने के लिए तुमको यहाँ पर सिल्वर कॉइन्स देना पड़ेगा। अब चरही से हजारीबाग यानी बी पॉइंट आने के लिए तुमको सपोज के लिए कॉपर देना पड़ेगा। अब मान लो कि तुमको यानी रांची से हजारीबाग चलने के लिए कितना टाइप का आपको करेंसी रखनी पड़ रही है, 3 तरह की करेंसी रखनी पड़ रही है। तो क्या ये आसान है हर तरह का करेंसी आपको ढो के चलना? तो सोचिए कितने बड़ी दिक्कत हो रही है यूरोप में। अरे बस में तो मैं वही चीज यहाँ पर ये चीज लिखने का प्रयास किया हूँ कि 11 टाइप्स ऑफ कस्टम्स, ठीक है, उनको देना पड़ता था। और 5 उनके साथ साथ कितना टैक्स देना पड़ता था, 5% उनको टैक्स के रूप में देना पड़ता था। यानी हर जगह, यानी यहाँ से न्यूरेमबर्ग के आने में जितना भी जगह पर उनको हर्डल्स पड़ता था, रीजन पड़ता था, हर जगह 5% 5% 5% 5% टैक्स के रूप में देना पड़ता था। साथ ही साथ अलग अलग करेंसी भी उनको देना पड़ता था। सोचो कितना दिक्कत होती होगी उस समय। तो इसीलिए तो लोग जो है एक होंगे, ये सब हर्डल्स को दूर करना है। इसीलिए तो टॉपिक आपका दिया हुआ है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, कि यूरोप में नेशनलिज्म का भावना कैसे जन्म लेता है। तो एक उदाहरण आप इस सेंस में ले रहे हो। क्लियर? तो उन लोग सारे लोग चाहते थे, क्या चाहते थे उन लोग जो है, अब लोग चाहते थे कि वहां पर एक इकोनॉमिक एक्सचेंज हो, न्यू कमर्शियल क्लास हो, जो चाहते थे यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी। यानी नेशन बनाने के लिए जो लोग वहां आएंगे वो क्या कहेंगे, सब एक करेंगे जहां पर मेरा यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी होगा, यानी जहां पर मेरा कोई भी बाधा ना आए। क्लियर? चलिए, तो उसी के क्रम में एक चीज और हम लोग पढ़ेंगे, जोल्वरिन, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बनता है कि व्हाट डू यू मीन बाय जोल्वरिन और व्हाट इज जोल्वरिन, या एमसीक्यू के रूप में आप लोग को दे देगा। तो जोल्वरिन क्या था, 1834 में, याद रखिएगा डेट को, 1834 में एक कस्टम यूनियन वाज फॉर्म at the initiative of Prussia and joined by German state। यानी कि जर्मनी जो था, इस जर्मनी में टोटल 39 स्टेट्स था, जो किसने 39 मोर देन 300, जर्मनी जो था 17-18 सेंचुरी में मोर देन 300 स्टेट में बटा हुआ था। लेकिन फ्रांस के जो मोनार्की थे, नेपोलियन बोनापार्ट, इसने 300 को सबमिट करके 39 स्टेट में बना दिया था। और इसी 39 स्टेट को क्या नाम पड़ा था, जर्मन कॉन्फेडरेशन। क्या नाम इसका पड़ा, जर्मन कॉन्फेडरेशन इसको कहा गया 39 स्टेट्स को। और इसी 39 स्टेट्स में एक स्ट्रॉन्ग स्टेट था जिसको हम लोग बोलते हैं प्रसिया। ठीक है, ये प्रसिया जो था इसी जर्मनी का एक कॉन्फेडरेशन का पार्ट था। तो प्रसिया के तरफ से जो है एक इनिशिएटिव लिया गया कि भाई चलो इस दिक्कत को मैं दूर करता हूं। और 1834 में जो है यहाँ पर एक जो है यूनिफाइड जो है, यूनिफाइड का मतलब क्या कहा जाता है कि मतलब पूरे जो 39 स्टेट जर्मनी है वहां पर एक ही करेंसी चलेगी, और उसका नाम क्या दिया गया, जोल्वरिन, जो पूरे 39 स्टेट्स में एप्लीकेबल होगा। जो पहले अलग अलग दिया जाता था करेंसी, उस करेंसी को खत्म किया गया और एक यूनिफाइड करेंसी चालू किया गया जिसको बोलते हैं जोल्वरिन। क्लियर? वो तो पहले कितना था 30, लेकिन अब कितना करेंसी हो गया 2। ठीक है, तो ये क्या है, एक जितने भी करेंसी था उसको खत्म करके पूरे जर्मनी में जो है एक ही समान का करेंसी लागू किया गया। उसी करेंसी को हम करते हैं जोल्वरिन। यानी 30 से कितना अब करेंसी आ गया 2, कितना आ गया 2। ठीक है, 2 करेंसी आ गया। क्लियर? तो ये चीज हम लोग देखने को मिलेगा। तो सॉरी, ठीक है, थोड़ी देर के लिए स्क्रीन चली गई थी, उसके लिए सॉरी, है ना। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे जो है एक नए युग का शुरुआत होता है, ए न्यू कंजर्वेटिव आफ्टर 1815। इसका मतलब क्या है कि हमने देख चुका था फ्रांस के क्रम में कि वहां पर कैसे नेपोलियन को हराया जाता है, और नेपोलियन को हराने के बाद
फिर जो है जितने भी लोग जो हैं, जितने भी देश जो है नेपोलियन को हराए थे, जैसे ऑस्ट्रिया थे, प्रशिया थे, है ना, फिर रसिया, हाँ रसिया हो गया, इंग्लैंड हो गए, ये सारे मिल करके जो हैं किसको हराए थे, नेपोलियन को हराए थे। और नेपोलियन को हरा करके क्या किए थे कि एक फिर से कंजर्वेटिव आ गए थे। और याद कीजिए जो कोड ऑफ नेपोलियनी कोड थे, नेपोलियन कोड में क्या किए थे, जो बर्थ के द्वारा जो वहां पर लोग बनते थे प्रिविलेजेस, उसको खत्म किया गया था और कंजर्वेटिव्स को भी खत्म कर दिया गया था। लेकिन 1815 में क्या देखते हैं कि फिर से कंजर्वेटिव लोग आ जाते हैं, और जब कंजर्वेटिव आ जाते हैं तो उन लोग क्या क्या करते हैं उस चीज को देखना है। इसीलिए यहां मैं टॉपिक लिखा हूं न्यू कंजर्वेटिव्स। अब नए सोच वाले कंजर्वेटिव होंगे। क्यों नए सोच वाले होंगे? क्योंकि पहले वाले कंजर्वेटिव ने ये सोच लिया था कि मोनार्की के रूप में पहले जब हम रूल करते थे तो लोग हमें पसंद नहीं करते थे, लेकिन फिर मोनार्की के रूप में जब नेपोलियन आए उनको क्यों पसंद कर रहे थे लोग, तो वो नेपोलियन से देख करके सीखे और अपने विचारों में चेंज लाए। इसीलिए चेंज जो लाए थे, इसीलिए उनको कहा जा रहा है न्यू कंजर्वेटिव्स। कब? आफ्टर 1815। क्यों आफ्टर 1815? तो याद कीजिए 1815 में ही तो नेपोलियन को हराया गया था। कहां? कांग्रेस ऑफ वियना में। ठीक है, वाटरलू बैटल हुआ था। वाटरलू कहां है? ऑस्ट्रिया में है। ठीक है, ऑस्ट्रिया में वाटरलू एक जगह है, वहीं पर हारे थे। कौन हारे थे? नेपोलियन हारे थे। ये तीन कंबाइंड फोर्सेस के साथ, यानी ऑस्ट्रिया, प्रशिया और इंग्लैंड के साथ मिल करके जो लड़ाई किए थे ये तीनों मिल करके नेपोलियन के अगेंस्ट में, और नेपोलियन हार जाता है। इसीलिए इसको बोलते हैं वाटरलू ऑफ, बैटल ऑफ वाटरलू, बैटल ऑफ वाटरलू। तो बैटल ऑफ वाटरलू कब हुआ था? 1815 में हुआ था। क्लियर? तो उसके बाद जो फिर कंजर्वेटिव आ गए 1815 के बाद, इसीलिए मैंने लिखा आफ्टर 1815। तो यानी टॉपिक अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये न्यू कंजर्वेटिव मैंने क्यों लिखा है और आफ्टर 1815 क्यों लिखा है। ठीक है, इसका मतलब आपके मन में ये प्रश्न उठ सकता था कि क्या सर पहले भी था, इसीलिए मैंने आफ्टर लिखा। लिखे, लेकिन इस आफ्टर 1815 में इनका सोच बदलेगा। तो जैसे आप देखते हो कि नेपोलियन इंट्रोड्यूस्ड मोनार्की लाइक बाय द पीपुल, यानी जो मोनार्की जो है नेपोलियन ने चालू किया था लोग उसको पसंद कर रहे थे, लेकिन नेपोलियन जैसे ही हार जाते हैं वहां पर नए चीज का उदय होता है, न्यू आइडियोलॉजी ऑफ कंजर्वेटिव। तो उन लोग क्या करेंगे? मॉडर्नाइजेशन करने लगेंगे। यानी जो कंजर्वेटिव है अपने सत्ता को बचाने के लिए महसूस किया कि जब तक कि अगर हम कुछ चेंजेस नहीं लाएंगे, कुछ जो है बेहतर नहीं करेंगे, तो लोग मुझे भी पसंद नहीं करेंगे। लोगों को पसंद करने के लिए हम अपने विचारों में थोड़ा सा चेंजेस लाएंगे। इसलिए उन्होंने क्या किया? मॉडर्नाइजेशन करने लगे। मॉडर्नाइजेशन करने के बाद जो है जितने भी ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन थे, जैसे चर्च थे, मोनार्की थे, है ना, उस सबको बचाने के काम करेंगे। आर्मी को मॉडर्नाइजेशन करेंगे, है ना। ब्यूरोक्रेसी मतलब जो भी शासन तंत्र थे जिसके द्वारा शासन चलाया जाता है, जैसे अफसर लोग, तो उसको थोड़ा सा अच्छा करेंगे, है ना। इकोनॉमिक को बढ़िया करेंगे, है ना। और जो भी फ्यूडलिज्म और सर्फडम थे, देखिए फ्यूडलिज्म और सर्फडम, मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया कि फ्यूडलिज्म क्या होता है, सर्फडम है। तो पहले ये कंजर्वेटिव इन लोग रखते थे, पसंद करते थे ये दोनों को, लेकिन देखो आफ्टर 1815 अपना सत्ता को मजबूत करने के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए वे मजबूर हुए कि इसको भी खत्म कर देना है। तो ये सारी चीज जो है कंजर्वेटिव्स करना शुरू कर दे रहे हैं। इसीलिए आपका टॉपिक दिया गया है ए न्यू कंजर्वेटिव आफ्टर 1815। तो उन लोग अब देख पा रहे हो कि न्यू कंजर्वेटिव अब कैसा है, सोच में बदलाव ला रहे हैं, जो पहले सोच में बदलाव लाना पसंद नहीं करते थे। क्लियर? अब यहां पर हम देख रहे हैं ट्रीटी ऑफ वियना। अभी हमने बताया कि ये वियना कहां है, यानी ऑस्ट्रिया का कैपिटल हुआ करता था। क्या है? ऑस्ट्रिया का कैपिटल है, राजधानी है। ठीक है, तो वहीं पर वियना में एक संधि होती है, ट्रीटी होती है। किसके बीच में होती है? नेपोलियन के बीच में और
जो शक्ति इनको मिल करके हराई थी, तो कौन शक्ति इनको मिल के हराई थी? ब्रिटेन, रशिया एंड प्रशिया, ये तीनों मिल करके हराए थे। ठीक है, तो वही तीनों मिल करके वियना में मीटिंग करते हैं नेपोलियन के साथ में, और तो वहां पर जो मीटिंग करते हैं तो उसी को कहा जाता है ट्रीटी ऑफ वियना। और ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, इसको आप रट लेंगे। ठीक है, तो व्हाट इज ट्रीटी ऑफ वियना? तो 1815 में जितने भी रिप्रेजेंटेटिव थे यूरोपियन पावर्स के, जैसे ब्रिटेन, रसिया और प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया, ये कहां पर मिले थे? वियना में मिले थे, और एक सेटलमेंट किए यूरोप को कैसे बांटा जाए। यूरोप को बांटने का मतलब क्या है कि नेपोलियन के द्वारा जितने भी क्षेत्र जीता गया था, उस क्षेत्र को फिर से आपस में हम लोग कैसे बंटवारा कर ले, उसी को कहा जाता है सेटलमेंट फॉर यूरोप। क्लियर? तो यहीं पर सेटलमेंट और यूरोप के लिए जो एक बैठक हुई थी वियना में और संधि हुई थी, उसी को हम लोग ट्रीटी ऑफ वियना कहते हैं। कब हुई थी? 1815। तो ये दो तरह का क्वेश्चन बन जाता है, एक क्वेश्चन आंसर के रूप में ट्रीटी ऑफ वियना क्या समझते वो आ जाएगा, और एमसीक्यू में होगा तो ट्रीटी ऑफ वियना कब हुआ था? तो 1815 हुआ था। और इसी को क्वेश्चन घुमा के पूछा जाए कि कहां पर बैठक हुई थी नेपोलियन को हराने के बाद, तो बैठक कहां हुई थी? वियना में हुई थी। ठीक है, तो तीन तरह का क्वेश्चन इससे बनाया जा सकता है। कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर रहेगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप आंसर आराम से कर सकते हो। क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो कांग्रेस, हाँ एक चीज और है, यहां से एमसीक्यू क्वेश्चंस के रूप में आ जाएगा। जो कांग्रेस मतलब कांग्रेस पार्टी नहीं, कांग्रेस का मतलब होता है ग्रुप्स। ठीक है, ग्रुप्स याद रखिएगा, ग्रुप्स यानी किसके ग्रुप थी? वही तीन मेंबर्स, तीन जो कंट्री थे, कौन कौन? ऑस्ट्रिया, प्रशिया एंड रसिया एंड इंग्लैंड। ठीक है, ये तो ये जो मीटिंग हुई थी उसी को कांग्रेस बोलते हैं। तो उस मीटिंग को हेड करने वाला जो लीडर था वो कौन था? ऑस्ट्रियन चांसलर, जिसका नाम है ड्यूक मेटरनिक। चांसलर का मतलब कर सकते हो यहाँ पर जैसे आज सीएम होते हैं, पीएम होते हैं, उसी तरह से वहाँ चांसलर होते थे। राजा का जो नीचे का जो पोस्ट होता था, उनके दाहिना हाथ जो होते थे उसके बाद चांसलर कहते थे। तो कौन थे? ड्यूक मेटरनिक। ठीक है, तो ड्यूक मेटरनिक कहाँ के थे? ऑस्ट्रियन चांसलर थे। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि मीटिंग कौन की थी? तो ड्यूक मेटरनिक थे। तो ड्यूक मेटरनिक कहाँ के थे? ऑस्ट्रिया के थे। ऑस्ट्रिया के क्या थे? वो चांसलर थे। ठीक है, तो इस तरह का आप क्वेश्चंस खुद से जब बनाने सीख जाओगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, कहीं से कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आंसर कर पाओगे। अब है कि सर उस ट्रीटी ऑफ वियना का रिजल्ट क्या हुआ, परिणाम क्या निकला? तो परिणाम ये निकला कि उस मीटिंग में बैठक निकलने के बाद सब निष्कर्ष निकाले कि जो बॉर्बन डायनेस्टी थे उसको फिर से ले आओ। यानी जब नेपोलियन जब आए थे तो यूरोप में और फ्रांस में, खास करके फ्रांस में जो राजा वहां रूल किया करते थे वो बॉर्बन फैमिली से हुआ करते थे। अब उसको खत्म कर दिया था नेपोलियन और खुद राजा बन बैठा था। लेकिन ट्रीटी ऑफ वियना में क्या डिस्कस किया गया? नेपोलियन जिसको हटाया था उसको वापस ले आओ। तो किसको हटाया गया था? बॉर्बन डायनेस्टी को हटाया गया था और पावर में ला दिया गया। ठीक है, अब फ्रांस जितने भी टेरिटरी को जीता था, यानी नेपोलियन के द्वारा जितना भी अगल बगल टेरिटरी को जीता था, उसको क्या किया गया? वो हार जाता है। कौन हार जाता है? नेपोलियन हार जाता है कि बाबू जो तुम मान लीजिए फ्रांस है और ये कोई और कंट्री है, यहाँ से नेपोलियन इसको जीता था, तो ये जो है वापस ले लिया जाता है फ्रांस से। ठीक है, फ्रांस का भी बंटवारा किया जाएगा, आगे देखेंगे बाद में। 3 यानी अब ये फ्रांस है, मान लीजिए फ्रांस है, ठीक है, ये फ्रांस के चारों ओर बाउंड्री क्रिएट किया जाता है। किस चीज का बाउंड्री? न्यू बाउंड्री बना दिया जाता है, नए नए कंट्री बना दी जाती है। क्यों? क्योंकि अगर फ्रांस भविष्य में कभी भी जा करके दूसरे जगह पर अटैक नहीं कर सके, इसको रोका जा सके। ठीक है, मान लीजिए आपका घर है और घर के चारों ओर मैं घर बना दूं,
तो यानी आपको निकलने और अंदर आने में तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है ना। अगर कोई आपका पूरा ब्लॉक कर देंगे रास्ता तो क्या करोगे, आप घर में ही रहना, आपको मजबूरी पड़ जाएगी। आप रिक्वेस्ट करोगे भैया हमको जाने दीजिए, तो अगला रिक्वेस्ट मानेगा। तो यानी फ्रांस को हर तरीके से इन लोग क्या कर दिया, बर्बाद करने का प्रयास किया, कि जिसके कारण जो है नेपोलियन इतना आगे बढ़ गया, दूसरे देशों को जीतने चला गया, इंपीरियलिज्म का रूप धारण कर रहा था, उसको रोकना बहुत ही जरूरी था। तो ये रिजल्ट हुआ। तो रिजल्ट अगर क्वेश्चन आता है तो रिजल्ट भी आप लिख सकते हो, ये 3 पॉइंट, ठीक है। यानी मेन इंटेंशन, उनका इरादा क्या था, टू रिस्टोर द मोनार्कीज, यानी जो कांग्रेस ऑफ वियना जो हुआ था, वहां का मेन मकसद क्या था, मोनार्की को फिर से वापस लाना था, ठीक है, जो नेपोलियन के द्वारा हटा दिया गया था, ओवरथ्रोन कर दिया गया था। और वहां पर एक नई कंजर्वेटिव ऑर्डर आ गया, नई सोच वाले कंजर्वेटिव आ गए। अब सोचो, जब नए कंजर्वेटिव जब आ जाएंगे तो अपना सत्ता को बचाने के लिए वो तो कुछ ना कुछ करेंगे, कुछ तो उपाय करेंगे। तो यहाँ भी उन लोग कुछ उपाय करेंगे, क्या क्या उपाय करेंगे वो चीज अभी हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये कंजर्वेटिव्स रिजाइम्स सेटअप इन 1850 वेयर ऑटोक्रेटिक। हाउ, ऑटोक्रेटिक का मतलब होता है उनका खुद का शासन, जैसी मर्जी वैसे वो शासन कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑटोक्रेटिक। तो वहां जो कंजर्वेटिव रिजाइम थे, जहां जहां क्षेत्र था कंजर्वेटिव का, जो 1815 के बाद जो स्थापित हुई थी, वो ऑटोक्रेटिक हो गए। तो मेरा क्वेश्चन है कैसे, तो ये देखिए आपका आंसर भी मैंने यहाँ लिख रखा है। तो पहला पॉइंट क्या है, डिड नॉट टॉलरेट, क्रिटिसाइज एंड डिसेंड, यानी जो राजा बने थे, जो कंजर्वेटिव लोग सोच वाले जो राजा फिर से बने, वो किसी भी प्रकार का क्रिटिसिज्म यानी उनके अगेंस्ट में कोई बोल नहीं सकता है, कोई विरोध में नहीं बोल सकता है, ठीक है। नंबर 2, जितने भी उनके प्रति अगर क्वेश्चन कोई करेंगे, ठीक है, या उनके ऊपर कोई लांछना लगाने की कोशिश करेंगे, उसको दबा दिया जाएगा, अर्थात उनको शांत किया जाएगा, पनिशमेंट की जाएगी, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, अब सर्वे सर्वा है, ठीक है। थर्ड, यानी इम्पोज सेंसरशिप, यानी जितने भी पत्र बुक्स होते थे, मैगजीन्स होते थे, न्यूज़पेपर होते थे, उनके ऊपर सेंसरशिप लगा दिया। सेंसरशिप क्या होता है, मैंने पहले फर्स्ट वीडियो में बता रखा है। सेंसरशिप भी लगा दिया कि मतलब राजा के बिना पूछे कुछ भी आप नहीं छाप सकते हैं, उनकी मर्जी के खिलाफ कुछ भी नहीं छाप सकते, जो बोलेंगे वही आपको छापना या दिखाना है या बोलना है, दैट इज कॉल्ड सेंसरशिप, क्लियर। तो ये हुआ कंजर्वेटिव जब बने थे 1815 में, तो उन लोग ने क्या क्या किया, क्या स्टेप्स लिया, ठीक है। अब जब इतना सारा चीज हो रहा है, तो यूरोप में कुछ तो नेशनलिस्ट लोग भी आएंगे। नेशनलिस्ट का मतलब जो फीलिंग्स रखते होंगे कि भाई हमारा एक स्टेट बने, एक अपना अपनी बाउंड्री हो, जहां पर हम अपने तरह के नियम शासन लगाए, जनता की शक्ति हो। तो उन लोग तो चुपचाप बैठेंगे नहीं, तो उन लोग क्या करेंगे, जो क्रिटिसाइज करने लगेंगे, यानी जो कंजर्वेटिव लोग जो आए हैं उनका जो है विरोध करेंगे। डरेंगे क्यों भाई, नेशनलिस्ट तो इसलिए इनके अंदर एक जुनून है, जुनून है तो जुनून में आदमी कुछ भी करता है। लेकिन यहाँ हमने क्या बताया कि कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन करने लगे, क्रिटिसाइज करने लगे, ठीक है। और इन्होंने क्या बोला कि फ्रीडम का, प्रेस जो प्रेस का होता है आजादी, वो आजादी मिलनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्या लगा रखा था, सेंसरशिप। लेकिन इस क्या चाह रहे हैं नेशनलिस्ट, फ्रीडम, ठीक है। तो ये सारी चीज बातें आती हैं। मैं थोड़ा सा ना चाहते हुए भी चाहते हुए भी बहुत कुछ को मैं नहीं बता पा रहा हूँ, क्योंकि मेरी घड़ी की ओर भी टाइम हो रही है कि मैं ज़्यादा वीडियो लंबा ना करूँ, इसके लिए सॉरी। लेकिन फिर भी अगर किसी को डिटेल जानना हो तो आप कमेंट करना, तो मैं कभी बना दूंगा उसके ऊपर। चलिए, तो अब मैं है रोल ऑफ रेवोल्यूशनरीज, जो क्रांति करेंगे, यानी जो चेंजेस लाएंगे, जो 1850 में कंजर्वेटिव्स आए जो काम कर रहे हैं, उसके प्रति अब जो है उग्र हो जाते हैं। अब पानी जो है सर से ऊपर बह रहा है। अब देखिए उन लोग क्या करेंगे, अपोज द न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर, ठीक है। जो कंजर्वेटिव बन करके आए हैं नई 1815 के बाद, उनका जो है विरोध करना शुरू कर देंगे। और उन लोग जो है फ्रीडम और लिबर्टी के लिए उन लोग क्या करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे, क्लियर। तो अब देखते हैं हम लोग आगे कि उसी रेवोल्यूशनरी में जो आपका अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट आ रहा है, ये महाशय जी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जूसेफ मैजिनी, ठीक है। ये जूसेफ मैजिनी
क्या क्या थे, तो यहाँ क्वेश्चन आता है राइट ए शॉर्ट नोट, राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन जूसेफ मैजनी, और क्वेश्चन आएगा हु वाज जूसेफ मैजनी। तो आपको ये सारे पॉइंट्स को लिख देना है बड़ी आसानी से। तो क्या थे, एक इटालियन रिवोल्यूशनरी थे, ठीक है। कहाँ जन्म लिए थे, जिनोवा में, कब, 1807 में। और वो एक सदस्य बने थे सीक्रेट सोसाइटी का। तो सीक्रेट सोसाइटी क्या था, यानी हम अभी बताए थे कि जो भी कंजर्वेटिव के अगेंस्ट में जो क्वेश्चन करेगा या क्रिटिसाइज करेगा उनको पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। तो कोई भी इनको विरोध नहीं कर पाता था, इसलिए चोरी छुपे से क्रांति, जो नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी वो लोगों तक पहुंचाई जा रही थी चोरी छुपे। और उसी चोरी छुपे जो है सोसाइटी को बोलते हैं सीक्रेट सोसाइटी, यानी नजर से बच करके जो है हम लोग प्रचार कर रहे थे यूरोप में, ठीक है। तो और जो ये जो जूसेफ मैजिनी है अपना एक सीक्रेट सोसाइटी बनाया था जहां से लोगों को नेशनलिज्म का पाठ पढ़ाते थे। और ये एक नंबर के लिए क्वेश्चन बनता है, यंग इटले कहाँ बनाया गया था, मार्साइल्स में। और मेरा ये थोड़ा प्रोनाउंसिएशन हो सकता है इसके प्रति जो है उल्टा हो सकता है, क्योंकि ये थोड़ा सा कठिन वर्ड है। तो जो भी आप पढ़ लें इसको, मार्साइल्स पढ़ लीजिए या मार्सेलिस पढ़ लीजिए, है ना। यंग यूरोपियन बर्न, ठीक है। तो ये एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए आ जाएगा। तो यंग इटली कहाँ है, मार्सेलिस, और यंग यूरोप कहाँ है, बर्न, ठीक है। तो इसको याद करना है। ये आपकी क्वेश्चन दे देगा कि जो यंग इटली है किसके द्वारा सीक्रेट सोसाइटी बनाया गया था, या यंग यूरोप किस के द्वारा सोसाइटी बनाया गया था, तो जूसेफ मैजिनी। तो ये जूसेफ मैजिनी का काम था, ठीक है। तो और चीज हम लोग यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे कि कहाँ पर क्या क्या चीज हो रहा है, क्लियर। तो और देखें, सॉरी, अब मैजनी का जो ये है ऑपोजिशन, लेकिन वो डरा नहीं है। जो क्रांतिकारी को डर कैसा, वो कितना भी आप क्रांतिकारी के ऊपर जो है जोर जबरदस्ती करो, उनका उतना ही और खून खोलता है और उतना ही शक्ति से वो आगे बढ़ते हैं। हमने इंडियन फ्रीडम फाइटर्स में भी देखा होगा। तो यहाँ मैजनी साहब भी वही काम कर रहे हैं कि बिना डरे धरे हुए वो अपोज कर रहे थे मोनार्की का, और जो उनका विजन है, ठीक है, उसको भी। तो ये मैजनी के जो करतूत हो रही थी, इससे जितने भी कंजर्वेटिव लोग थे यूरोप में डरे हुए थे। और इसीलिए मेटरनिक साहब ने उसके खिलाफ, यानी मैजनी के खिलाफ एक वर्ड कहा कि क्या कहा कि ये जो है सोशल ऑर्डर जो बना हुआ है उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। कौन दुश्मन है, मैजनी है ना। इसने क्या क्या आता है, तो ये क्वेश्चन भी आपका एग्जामिनेशंस में देखने को मिल जाता है कि मेटरनिक ने क्या कहा था। तो मोस्ट डेंजरस इनेमी ऑफ द सोशल ऑर्डर, किसने कहा था, मेटरनिक ने कहा था, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू, आज के लिए इतना ही। और जो मैं पढ़ाया हूँ उस पर कुछ बेस्ट क्वेश्चंस है, अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ फिर से मैं बोल रहा हूँ, लाइक एंड सब्सक्राइब, मुझे प्रमोट करें। इस वीडियो को धैर्यपूर्वक आप लोग देखने का प्रयास करें, और कुछ कमी रह गई होगी तो मुझे बताने का प्रयास करें, ठीक है। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।